G20 शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी भाषा में अपनी मातृभाषा में इसकी शुरुआत की और पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि G20 से आखिर भारत को हासिल क्या होगा, क्या भविष्य में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और राकेश कुमार जी से बात करेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं एमएच1 न्यूज चैनल पर आपका। नमस्कार राकेश साहब, सबसे बड़ी चीज यही है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करते नजर आए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उन्होंने मुलाकात करी, ऋषि सुनक से बातचीत होगी, उससे पहले शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ से भी उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पूरी दुनिया के सामने इस वक्त भारत की ताकत नजर आ रही है और G20 से भारत को सर हासिल क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि G20 जैसे शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे, जब भारत को आज़ादी मिली 1947 से लेकर आज तक इतना बड़ा कोई सम्मेलन हमारे देश के अंदर नहीं हुआ जहां पे 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधित्व आए। तो ये मेरे लिए और हमारे सभी भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जहां तक सफलता की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आर्थिक क्षेत्र में हो सकती है, बहुत बड़ी साझेदारी हो सकती है। जैसा आपने कहा कि अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडेन साहब वहाँ हमारे भारत के राष्ट्रपति से मिले हैं और यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के साथ साथ बाकी भी जो तमाम ऐसे देश हैं जो G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आर्थिक क्षेत्र में हैं, मिलिट्री क्षेत्र में हैं, बाकी भी सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम माना जा सकता है। और अभी जैसे कल ही ऐसे बात हुई थी कि अभी रेल लाइन की बात हो रही है कि बहुत सारे ऐसे देश आपस में मिलके रेल लाइन बिछाएंगे जिससे आर्थिक प्रगति तेजी से होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पर हम पिछले कई वर्षों से या कई दशकों से दूसरे मुल्कों में जाते थे और अपने शिखर सम्मेलन में वहाँ पे भागीदारी का एक पार्ट बनते थे, आज हमारे लिए एक बहुत सौभाग्यशाली विषय है, ये सब्जेक्ट है कि हम उन लोगों की मेजबानी कर रहे हैं और उन लोगों के साथ साथ बैठ उठ रहे हैं कि जहां हम पहले जाते थे। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि पूरी की पूरी जो पैराडिग्म है वो इंडियन ओर बढ़ रही है और ये भारत का वर्ष होने वाला है। आने वाला जो इकोनॉमी होगा, जो हम लोग ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके देश में बाकी देशों के लोग इन्वेस्ट करते हैं, आपने देखा कि चाइना के अंदर जो पिछले 10 सालों के अंदर कोरोना से पूर्व बहुत सारे ऐसे अमेरिकी कंपनीज थी, बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंपनीज थी जिन्होंने इन्वेस्ट किया वहाँ के चीप लेबर को देख के, वहाँ की चीज़ों को लेके। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समिट के बाद पूरे विश्व स्तर पर, पूरे राष्ट्र हमारे देश के जो अंतर्राष्ट्रीय जो छवि बनेगी वो एक लीडिंग कैपेसिटी की छवि बनेगी और हमने इस चीज़ को प्रूव किया है और आगे भी हम लोग प्रूव करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और अमेरिका की बात करी, जैसे आपने जिक्र किया है अमेरिका का, जो बाइडेन से हमारे ताल्लुकात काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। 77 सालों में राकेश साहब, अब तक अगर देखा जाए तो कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रखने की कोशिश की है। चाहे ट्रंप की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, बराक ओबामा की बात करें, अब बाइडेन की ही बात कीजिए, जिस खुशनुमा अंदाज में वो मिले, सार्थक नतीजे की कहीं ना कहीं उम्मीद है। लेकिन 22 सालों में राकेश साहब कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक की जो ब्याज दरें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, इसलिए डॉलर जो है वो हमेशा मजबूत स्थिति में रहा है। क्या उस मुद्दे को लेकर और कर्ज के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुलकर बातचीत कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा जो ब्याज दर है वो कम होनी चाहिए। हाँ, अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा कि ब्याज दर हम कम करें क्योंकि उनका आंतरिक मामला है, लेकिन डॉलर मजबूत रहे ये अमेरिका भी चाहेगा और दुनिया में टॉप पर रहे ये भी अमेरिका चाहेगा। तो क्या इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है ताकि दूसरे देशों को भी इससे फायदा हो जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं और विकास, सबका साथ सबका विकास के तहत चाहते हैं। सर देखिए, मैं इसको ज़रा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा। जब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है सो एक डिप्रेशन में चली गई, वहाँ पे गिरावट आई और वहाँ से लेकर आज तक आप जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस समय भी जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुए और आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, तो तमाम तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हुए, उसमें यूएसए का बहुत बड़ा योगदान था। उन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस किया कि कैसे
इन राष्ट्रों के इकोनॉमी को सरवाइव किया जाए, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, चाहे एशियन इकोनॉमीज हो चाहे अफ्रीकन इकोनॉमी हो। ऐसी परिस्थिति में जहां की अमेरिकन डोमिनेंस रहा, अमेरिकन डोमिनेंस की सीधी सी फैक्टर रही कि उनके पास कैपिटल्स थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, और वो जो लीगेसी है आप देखेंगे कि आज़ादी से लेके 1947 से लेके आज तक बनी हुई है। और ऐसे फैक्टर्स हैं, चूंकि पूंजी उनके पास है, कैपिटल उनके पास है, टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी उनके पास है। ऐसी परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि उनका जो है डोमिनेंस रहेगा और हमेशा बना रहेगा जब तक कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमी इस तरीके से डोमिनेंस नहीं करे। पहला भाग। दूसरा भाग है कि जाहिर सी बात है कि चूंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी बढ़ रही है और आप लोगों को, हम लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारे भारत के जो युवा हैं, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या है, तकरीबन 30 से 32 करोड़ की आबादी है, जो कि इंग्लिश एजुकेटेड आबादी है, और उतनी ही लगभग आबादी अमेरिका की भी है। और वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो, बाकी ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ के काम कर रहे हैं। मैं उसी प्रश्न पे इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि चूंकि हमें अब बार्गेनिंग कैपेसिटी साहब बढ़ रहा है, तो जरूर हमारी बात जो है प्रधानमंत्री के माध्यम से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब जरूर सुनेंगे। और कहीं न कहीं आपको याद होगा, जो मैं बताना चाहूँगा, जब ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने ट्वीट किया था कि देखो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वही जे टफ निगोशिएटर, तो टफ निगोशिएटर वो शुरू से रहे हैं, और इसीलिए भारत की जो है डंका सभी देशों में और सभी प्लेटफॉर्म्स पे मजबूत हो रही है। जी बिल्कुल राकेश साहब, भारत का फोकस किन मुद्दों पर रहेगा इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, और चर्चा ये भी करेंगे अनाज के मुद्दे पर भी। अभी जो संकट आया है वो कैसे आया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चर्चा इस पर काफी बड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि अनाज जो है वो इस वक्त संकट का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके रेट भी क्यों बढ़ रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। बातें आप भी जानते हैं, लेकिन जो रशिया से भी एक्सपोर्ट हुआ है अनाज, या फिर भारत से हुआ है, वो ब्लैक सी के रास्ते दुनिया का 60% कहा जाता है, एक आंकड़ा अनुमानित, वो फिलहाल यूरोपीय देशों ने रख लिया है, और जिसका नुकसान जो है वो अफ्रीकी देशों को उठाना पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस मुद्दे पर? क्या ये तमाम देश खुलकर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनाज के रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं दुनिया में? देखिए, सबसे बड़ी बात है अमर जी कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि अनाज का जो मुद्दा है वो पूरे मानव जाति के लिए सदैव रहा है, मैं इस तरीके से देखता हूँ। और आप देखेंगे कि विशेष रूप से जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिसे मैं ऐसा मानता हूं कि ये क्रीमिया युद्ध का भी रेपिटेशन है। जिस तरीके से इतिहास के अंदर में एक लंबा समय क्रीमियन वार चला, तो उसी प्रकार से ये रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो 1 साल से अधिक भी हो चुका है। और इसके पीछे में जिस तरीके से अमेरिका का और बाकी लोगों का स्टैंड रहा है आपने देखा है। जहाँ तक ब्लैक सी का सवाल है और विशेष रूप से जो यूरोपियन डोमिनेंस का सवाल है, उसमें निश्चित रूप से हर देश, हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र ये चाहता है कि जो है फूड सिक्योरिटी सबसे पहले हो। और फूड सिक्योरिटी नहीं है यदि किसी राष्ट्र के पास, तो उनके यहाँ बहुत सारी तमाम जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। और यही कारण है कि अपनी अपनी जो उनकी मार्केटिंग नेटवर्किंग है, लॉजिस्टिक जो सपोर्ट्स हैं, उनके द्वारा उन लोगों ने अपना बफर स्टॉक बनाया है। रह गया बात यदि अफ्रीकन यूनियन, तो वहाँ की जो जितने मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं अफ्रीका के, उनके पास उतनी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, उनका इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं है, उनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट्स उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपने देखा कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने वहाँ पे अनाजों की सप्लाई की है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सरप्लस में होता नहीं है, और उनकी क्लाइमेटिक जोन, एग्री जोन भी ऐसा नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि G20 ऐसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में निश्चित रूप से रसिया यूक्रेन युद्ध को, और साथ में जो अफ्रीकन यूनियन जो पूरी सदस्यता को इंगित करती है और वहाँ पे एक तरीके से मार्गदर्शित करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो अनाज की जो समस्या है उसके लिए G20 शिखर सम्मेलन में एक निश्चित रूप से कोई ड्राफ्ट बने, उन पे डिस्कशंस हो, ताकि एक बहुत बड़ी विक्ट्रीज की मानी जाएगी, बहुत बड़ा इसका अचीवमेंट्स माना जाएगा, जो आप अपने इकोनॉमिक संवर्धन के साथ साथ, आर्थिक जो है कूटनीतिक संवर्धन के साथ साथ विश्व के अनेक देशों के बारे में भी आप सोचते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रेलिवेंट है, और इसमें G20 शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को इसको उठा सकती है। लेकिन राकेश साहब, अफ्रीकी यूनियन संगठन का
परमानेंट अब मेंबर भी बन गया है। अब देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर अफ्रीकी यूनियन के प्रतिनिधि को कहीं ना कहीं हर्षोल्लासित किया है, और भविष्य में भी जो रणनीति है वो काफ़ी बढ़िया होगी। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जब इस अफ्रीकी यूनियन को जब हमने शामिल करना था, G20 सम्मेलन में शामिल करना था, तो तमाम देश इस पर सहमति जाहिर करते हैं, लेकिन चीन से हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन चीन ने हामी भरी। क्या ये समझे कि भारत और चीन दोनों ही अफ्रीकी संगठन के आगे अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, खुद का वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन ये बिल्कुल प्रतिद्वंदी के रूप में काम करते हैं। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज है, प्लेटफॉर्म है, फोरम है, जहां पे उनको अपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को संवर्धन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ही ये आपस में गले मिलते हैं। क्योंकि जो चाइनीज पॉलिसी रही है, शुरू से रहा है एग्रेशन की पॉलिसी रही है, और एग्रेशन के कारण चूंकि हमारे देश की राजनीति हमेशा सह अस्तित्व की रही है। हमने पंचशील का सिद्धांत दिया 1954 में, जहां पे हमने कहा कि हम भी राष्ट्र हैं, आप भी राष्ट्र हैं, हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे के आगे बढ़े। लेकिन हमने देखा 1962 में क्या हुआ था। बहरहाल G20 का प्रश्न है, तो G20 के अंतर्गत चूंकि भारत भी एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, महाशक्ति है, ऐसी परिस्थिति में चीन हमें इग्नोर नहीं कर सकता। और यही कारण है कि चूंकि G20 का एजेंडा एज ए प्रेसिडेंट, चूंकि हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो हमें सेट करना था, जो कि नागवार चाइना को नहीं लगा। चाइना को इस बात को पसंद नहीं आया। लेकिन चूंकि हमारी ऐसी हैसियत बनी, हमारी ऐसी स्थिति बनी कि हम इसको आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारा एजेंडा OAU के साथ रहा है, चूंकि हमने हमेशा एक मानवीय मूल्यों को भी हमेशा रखा है। हमने राष्ट्रीय आंदोलन से लेके, आज़ादी के बाद से लेके और आज तक हमारी ये रही है कि यदि पाकिस्तान के अंदर भी या बाकी देशों के अंदर भी बाढ़, भूखे सूखे आते हैं, तो हम लोग वहाँ पे अनाज भेजते हैं। और यही कारण है कि OAU को, हमने अफ्रीकन यूनियन को उसमें साझेदारी बनाने का प्रयास किया है। और चाइना इस बात को देख रहा है कि चूंकि इसका एक बृहत्तर रूप है, भारत का एक बृहत्तर सोच है, कहीं हम पीछे नहीं हो जाए, और यही कारण है कि वो भी सपोर्ट कर रहा है। और जाहिर सी बात है अमर सर, चूंकि आपने कहा है, तो चाइना और अमेरिका में रेस तो है ही, और यही कारण है कि नवंबर के अंदर में चीन ऐसी दावा कर रहा है कि 190 देशों को, आप ये मान सकते हैं, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आया है कि 190 देशों को वो अपने देश के अंदर बुला रहा है। और जिस तरीके से श्रीलंका को, पाकिस्तान को उसने डेप ट्रैप में एक जकड़ लिया है, उसी तरीके से बाकी देशों को बुला रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि यूएनओ में जिस तरीके से 200 से अधिक मेंबर्स हैं, और मुझे लगता है कि यदि यहां भी इस तरीके से चाइना करता है, तो चाइना एक निश्चित रूप से अमेरिका के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में बहुत ही सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया राकेश जी, डेथ ट्रैप। ये नेपाल में भी ऐसे ही है, क्योंकि नेपाल और जो चाइना का बॉर्डर है पास में, काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं चीन अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करता है। और यही चीज उनके अफगानिस्तान में देखने को मिली, पाकिस्तान में देखने को मिली, और वर्मा जैसे या फिर जो छोटे देश हैं, श्रीलंका का भी आपने जिक्र किया, यहां पर डेथ ट्रैप कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या समझें, ये तमाम रणनीतियां जो हैं ये भारत के खिलाफ हैं। और अभी भी देखिए, चीन भारत से खुश नहीं है, ना पाकिस्तान भारत से खुश है। जो ये G20 हो रहा है और दुनिया के सामने जो भारत की इमेज निकलकर सामने आ रही है सर। देखिए अमर जी, सबसे बड़ी बात आपने जैसा कहा है कि देखिए, चाइना की हमेशा एक कोशिश रही है कि हमारा जो देश है, भारत है, उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश रही है। आपने बर्मा का जिक्र किया, म्यांमार का जिक्र किया, तो वहाँ से जो एक कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड को उसने पट्टे पे लेके और वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस लगा दिया है कि किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, मिलिट्री एक्टिविटी, उसको सर्वेलेंस पे रख सके। आप तमाम ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे, काराकोरम दर्रा है, बाकी चीज़ें हैं, अक्साई चीन है, बाकी चीज़ें हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमें घेरने की तैयारी शुरू से रही है। लेकिन हमारी ऐसी राष्ट्रनीति, विदेश नीति रही है, क्योंकि हम सफलतापूर्वक अपने कार्यों को करते रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि दो देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, और एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को आगे बढ़ने की होड़ है, और इसी कदम में हम एक दूसरे को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी युवा इतने शक्तिशाली हैं, इतने प्रबुद्ध हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, इतना मजबूत हो रहा है पिछले 20 सालों के अंदर, जो हम किसी भी परिस्थिति से, आपने देखा कि कई ऐसे
मुद्दे हुए जिसके अंतर्गत ऐसा हुआ कि अब युद्ध होने वाला है भारत और चीन की, गलवान की स्थिति में आपने देखा, बाकी चीज़ों में आपने देखा। लेकिन चूंकि हमारी साख ऐसी बनी है और हमारी क्रेडिबिलिटी ऐसी बनी है कि अमेरिका ऐसे देश हमारे साथ खड़े हैं, रसिया ऐसे देश हमारे साथ खड़े हैं, तो ऐसी परिस्थिति में चाइना उस तरीके से नहीं कर सकता, उस तरीके से स्टेप नहीं ले सकता जैसा कि वो। जी बिल्कुल राकेश साहब, रशिया के मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे और मुद्दा इस बात पर भी छेड़ेंगे कि वाकई G20 जैसे संगठन की दुनिया को जरूरत है या नहीं, या फिर जो इनका मोटिव था या फिर जो अचीव करने के लिए ये लोग निकले थे वो अचीव किया या फिर नहीं।